रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने वाले प्रस्ताव पर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये योजना केंद्र सरकार की थी। वहीं बीजेपी का दावा है कि ऐसा प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने दिया था। हरदीप पुरी के ट्वीट पर बवाल के बाद गृह मंत्रालय इस पर पहले ही सफाई दे चुका है। दिल्ली सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय एक बार फिर आमने सामने हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का इल्जाम है कि दिल्ली सरकार को अंधेरे में रखकर रोहिंग्या मामले में बैठक की गई, जबकि आम आदमी पार्टी रोहिंग्या लोगों को दिल्ली में बसाए जाने के पूरी तरह खिलाफ है। केंद्र सरकार भी ऐसा मानती है कि रोहिंग्याओं को नहीं बसाना है, फ्लैट नहीं देने, तो फिर केंद्र सरकार के भी रुख के खिलाफ जाके ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे, कौन ले रहा था, कहां से इसके आदेश आ रहे थे, ये सबकी बहुत निष्पक्ष तुरंत जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग अगर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे थे तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ, और दिल्ली की सरकार से, चुनी हुई सरकार से छिपा के डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल विवाद बुधवार सुबह केंद्रीय नागरिक विकास मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट से हुआ, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या लोगों को दिल्ली के बकरवाल में फ्लैट दिए जाने की बात कही। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे मीडिया की बेबुनियाद खबर बताते हुए इसका ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ दिया। इस मामले में जून 2021 का दिल्ली सरकार का एक पत्र दिखाया जा रहा है। पत्र में रोहिंग्या लोगों को दिल्ली के बकरवाल में बसाने की मांग की गई है, लेकिन पत्र में केजरीवाल या किसी अन्य मंत्री के दस्तखत नहीं हैं। पत्र दिल्ली सरकार के डेप्यूटी सेक्रेटरी होम का है। सिसोदिया कह रहे हैं कि इस बैठक की कोई जानकारी सरकार को नहीं थी। उधर बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार सबको गुमराह कर रही है। ये जो चिट्ठी है इसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि तारीख भी ऊपर लिखी हुई है 23/6/2021, जब दिल्ली की ही सरकार के अधिकारी चिट्ठी लिखी कि EWS फ्लैट जो है बकरवाला में, वो सब देने का काम किसको किया जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को देने का काम किया जाए। लेकिन असली सवाल यही है कि सरकार के भीतर ये गड़बड़ी कैसे हुई। रोहिंग्या लोगों पर बीजेपी और संघ परिवार का रुख जानने के बावजूद हरदीप पुरी ने ऐसा ट्वीट क्यों किया। इस मामले में अपने यू टर्न के बावजूद उन्होंने ये ट्वीट अभी तक डिलीट क्यों नहीं किया, जबकि गृह मंत्रालय ने अपने ट्वीट में उनके ट्वीट को बिल्कुल अनदेखा किया। अब गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं, मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि रोहिंग्याओं के आवासीय स्थल को डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए ताकि वहां की आवाजाही पर निगरानी की जा सके, लेकिन दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मंत्रालय के अनुसार अधिकांश रोहिंग्या दिल्ली के मदनपुर खादर के कंचन कुंज इलाके में रह रहे हैं। केंद्र चाहता है कि इसे ही डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए, जबकि आप सरकार साफ कह रही है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं जिन्हें बाहर किया जाना चाहिए। साफ है कि रोहिंग्या समुदाय के संवेदनशील मसले को लेकर राज्य और केंद्रों के पास कोई साफ नीति नहीं है। सरकारें अक्सर अपनी राजनीति के अनुसार आधा अधूरा सच कहा करती हैं। रोहिंग्या के मामले में भी यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अपने अपने अनुसार अपने अपने कागज सामने लेकर आ रही है, लेकिन मामला क्योंकि बहुत जटिल है और साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी लटका हुआ है, शायद यही वजह है कि दोनों पार्टी जो हैं वो सही बात क्या है वो खुलकर नहीं कह पा रही हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। बिहार में क्या कानून व्यवस्था खराब हो रही है या बीजेपी के इशारे पर इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है? इस सवाल पर अब सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। मनीष कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी पटना की बुधवार की इस वारदात के पीछे पटना पुलिस को नाकाम प्रेम का मामला नजर आ रहा है। उसके मुताबिक ब्रेकअप के बाद प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन विपक्षी बीजेपी इसे राज्य में डर के बढ़ते माहौल का उदाहरण बता रही है। ये क्या हो रहा है नीतीश जी, ये हो क्या रहा है? बस 2-3 दिन में बिहार की हालत क्या हो गई है, और वो भी राजधानी की। मैं फिर कह रहा हूं, ये साधारण अपराध की घटना नहीं है। तो इसी बात का तो संकेत है कि बिहार कहां लौट रहा है, जंगल राज की ओर। वहीं मंत्री कार्तिकेय सिंह पर लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इसके सारे कागजात तेजस्वी देख रहे हैं,
लेकिन विधि व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि समय आने पर बीजेपी के सभी आरोपों का जवाब देंगे। बिहार में जंगल राज लौटा है। आपको जो मन में आवेगा बोलेगा ना, चलिए ना, कभी जरूरत होगा तब तो सब मतवा बोलेंगे, समझ गए ना, एक एक चीज का बोलेंगे। ऐसे तो ऐसे ही लोग प्रचार प्रसार में कुछ बोलते उससे कोई मतलब नहीं। सर कार्तिकेय और ज्यादा काम और तेजी से होगा, चिंता मत करिए। सर कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। जो भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो लोग प्रचारित कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, कोर्ट का जो न्याय होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा, उसको ना हम लोग मानेंगे तो न्यायपूर्वक जो है काम की जाएगी और इस पे हम लोग विचार करेंगे कि क्या हो सकता है। बिहार में घटनाएं पहले भी होती थी और अब भी हो रही हैं और इस बात में कोई सत्यता नहीं कि जब से नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई है तो अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन की नेताओं की माने तो बीजेपी इस बात को पचा नहीं पा रही कि नीतीश कुमार ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इसके बदले में वो मीडिया में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर हर छोटी मोटी घटना को काफ़ी बढ़ चढ़ कर दिखवा पा रही है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना के 2 साल बाद अब दही हांडी उत्सव को लेकर मुंबई और आसपास फिर एक बार उत्साह है और जगह जगह पर उत्सव के आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में राजनीतिक रस्साकसी भी शुरू हो गई है। खासकर बीजेपी इस बार उत्सव युवा सेना के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र में उस जांबोरी मैदान में कर रही है जहां इसके पहले शिवसेना के सचिन अहिर और सुनील शिंदे किया करते थे। दो साल बाद होने जा रहा है दही हंडी उत्सव। गोविंदा टोलियों और आयोजकों में उत्साह है। बीएमसी और अन्य महानगर पालिकाओं में होने वाले चुनाव को देखते हुए राजनीति भी शुरू है। शिवसेना को सत्ता से बेदखल करने के बाद बीजेपी अब युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र में दही हंडी उत्सव का आयोजन कर सेंध मारी की कोशिश में है। ये जो मैदान है वर्ली का, ये जांबोरी मैदान है। यहाँ पर पहले कई सालों से संकल्प प्रतिष्ठान के तौर पर सचिन अहिर वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर दही हंडी का आयोजन किया करते थे। उसके बाद जो यहाँ के विधायक थे सुनील शिंदे, उन्होंने यहाँ पर दही हंडी का आयोजन किया। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस मैदान पर एक तरह से कब्जा जमा लिया है और वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर दही हंडी का उत्सव का आयोजन कर रही है। और हम देख रहे हैं किस तरह से ये बड़ा स्टेज यहाँ पर बनाया जा रहा है और जोरदार तैयारियाँ चल रही है एक भव्य आयोजन के बनाने के तौर पर। इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और आशीष जी इस दही हंडी, भ्रष्टाचार दही हंडी की हंडी फोड़कर इसका शुभारंभ करेंगे। और इसको चुनावी रूप से भी अगर आप देखते हैं तो मुझे तो यहाँ उत्सव बड़े अच्छे ढंग से करना है, यही उद्देश्य है। शिवसेना ने वर्ली में बीजेपी से टकराने की बजाय दादर में शिवसेना भवन के पास निष्ठा दही हंडी का आयोजन किया है। तो अभी जो कुछ फिलहाल चल रहा है वो हम देख सकते हैं, राजनीति में जो चल रहा है, पूरे देश की राजनीति में जो चल रहा है, और इसीलिए आज भी सिर्फ शिव सैनिकों की नहीं बल्कि मुंबई करो की निष्ठा ये शिवसेना के प्रति है, उद्धव ठाकरे साहब के प्रति है। ये कल के उत्सव के द्वारे हम सबको दिखाना चाहते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा गोविंदाओं की टोलियां हैं जो शहर में घूम घूमकर मटकी फोड़ इनाम जीतती हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक ने इस बार 21 लाख रुपए का इनाम रखा है। जो गोविंदा टोलियां 10 मानव पिरामिड बनाएंगी उन्हें ये इनाम दिया जाएगा। वैसे अभी तक का रिकॉर्ड 9 मानव पिरामिड का है। जय जवान गोविंदा पथक ने जो मानव पिरामिड का विश्व क्रम किया था उसे तोड़ने वाले पथक को 21 लाख का इनाम हम देने वाले हैं। दही हंडी उत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन ऊपर लटकाई दही हंडी को मानव पिरामिड बनाकर तोड़ना मुंबई और महाराष्ट्र का ये एक लोकप्रिय पर्व है। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर विधायक प्रताप सरनाइक, प्रकाश सुर्वे, बीजेपी के आशीष शेलार, राम कदम, शिवसेना के सचिन अहिर, एनसीपी के जितेंद्र अवाड़ और कांग्रेस के संजय निरुपम जैसे नेताओं के राजनीतिक उत्थान में दही हंडी उत्सव आयोजन का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में राजनीति होना लाजमी है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
भारत में कामकाजी लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है और पढ़ाई लिखाई का औसत भी कम हो रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपने ताजा सर्वे के नतीजों के आधार पर यह दावा किया है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट आप देखिए। भारत में कामकाजी लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है और लेबर वर्कफोर्स में कम शिक्षित लोगों की भी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा कंज्यूमर पिरामिड्स हाउसहोल्ड सर्वे से पता चलता है कि 2016-2017 में भारत की लेबर फोर्स में 15 से 24 साल के लोगों का हिस्सा 17% था, जो 2021-2022 में यह अनुपात घटकर 13% रह गया। ये गिरावट ऐसे समय पर दर्ज हुई जब कुल जनसंख्या में 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की हिस्सेदारी 2016-2017 के 26% से बढ़कर 2021-2022 में 28% हो गई थी। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि युवाओं का एक बड़ा हिस्सा कामकाज से बाहर क्यों है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस दौरान कामकाजी उम्र की आबादी में छात्रों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए जो जा रहे हैं, वो कोई शिक्षा पाने के लिए नहीं जा रहे हैं, केवल वो इसलिए जा रहे हैं वहां पर क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिलती है। तो मेरे ख्याल से अगर नौकरियां नहीं मिलेगी तो वो यदि छात्र बन जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंटशिप है वो एक प्रकार से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बन गया। तो स्टूडेंट्स बिकम्स अ एम्ब्लेम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही दुखद बात है। जो बहुत गरीब है, जिसके पास आगे ज़्यादा पढ़ने की मौका नहीं है, पैसा नहीं है और जरूरी उसको है कि बहुत जल्दी वो कुछ काम करे, तो वो तो कम उम्र में काम करना शुरू कर देगा। 14-15 साल की उम्र में तो वो लेबर फोर्स में घुस जाएंगे। और दूसरी एंगल से आप देखेंगे तो किसी भी देश में विकास के साथ साथ लोग लेबर फोर्स मार्केट में घुसने का टाइम उसका बढ़ जाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाउसहोल्ड सर्वे रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि 2016-2017 से 2021-2022 के बीच 5 साल में वर्कफोर्स में 12वीं तक पढ़ाई करने वालों की संख्या 46% से बढ़कर 67% हो गई। उधर बड़ी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में लोगों को नौकरियों पर इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2021-2022 में टॉप 10 में से 8 प्राइवेट कंपनियों ने 3 लाख से ज्यादा भर्तियां की, जबकि टॉप 15 लिस्टेड सरकारी उपक्रमों में SBI लाइफ इंश्योरेंस और IRCTC को छोड़कर अधिकतर में कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है। एक तरफ जहां देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उस अनुपात में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो रहे। पिछले 5 साल में भारत में जिस तरह से लेबर वर्कफोर्स का प्रारूप बदला है, वो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि रोजगार के मोर्चे पर सरकार के सामने चुनौती बड़ी हो रही है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।